वे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू करें। कल हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बातचीत की थी। कल हमने राजनीति को विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। और ये इसलिए जोड़ा क्योंकि विज्ञान में आप क्या कर सकते हैं, और तर्क का मतलब होता है आप हर चीज़ का कारण समझ जाते हैं। और जब आप किसी कारण को जान लेते हैं तो इसका मतलब आपको चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ समझ में आ गई है ना। यही तो होता है तर्क या कारण देना। अब हमने पॉलिटिकल को साइंस इसलिए बना दिया क्योंकि प्राचीन काल में आपके यहाँ न्याय व्यवस्था पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड करती थी, राजा। और राजा की मर्जी से चीज गलत और ठीक मानी जाती थी। क्या आज के दौर में ऐसा चलना या करना ठीक रहेगा? नहीं। अब सब लोग जागरूक हैं। इस टाइम एक तो जनसंख्या बहुत कम थी और एक जागरूकता नहीं थी। राजा ने जो कह दिया, ईश्वर ने कह दिया, ये मान लेते थे। टाइम बीता, मध्यकाल आया। मध्यकाल में हमने देखा कि राजा किस नाम से जाने जाने लगे, पहले सुल्तान और फिर बादशाह। यहाँ जाके भी सब कुछ इनकी मर्जी पर डिपेंड था। इनका मन किया तो इन्होंने BEIC को कह दिया कि आ जाओ यहाँ व्यापार कर लो। इनका मन नहीं हुआ तो इन्होंने कह दिया नहीं, यहाँ व्यापार नहीं करना। यानी यहाँ तक भी कोई तर्क करने वाला, लॉजिकली सोचने वाला, राजा से क्वेश्चन करने वाला नहीं हुआ। आवाज में गूंज है थोड़ी सी। तो इसके बाद आप लोग आए, आपके यहाँ एक कंपनी आई। कौन सी कंपनी? और व्यापारियों की इस कंपनी ने व्यापार करके अपना इतना मुनाफा कमाया कि भारत को ये सोचना पड़ा कि ऐसा क्या है इस कंपनी में। और इस कंपनी ने आपके उन राजा महाराजाओं को दबा के, और 1757 में, क्योंकि ये लोग ना हर चीज को तर्क के बलबूते देखते थे, क्या ठीक है क्या गलत, ये मन मर्जी से नहीं चलते थे। ये देखते थे लॉजिकली क्या ठीक है। और चाहे इनको अपने आप को यहाँ जमाने में हमारा नुकसान करना पड़ा, पर तर्क ये कहता है कि कंपनी क्योंकि प्राइवेट है तो इकलौता काम क्या चाहिए उसको कि उसका प्रॉफिट होता रहे, और अपने प्रॉफिट के लिए वो सारे काम करेगी। यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी भी गूंज है क्लास में। यहाँ से ये समझ में आया कि हम लोगों को कुछ तो कमजोरी है हमारी, जो ये विदेशी हमारे ऊपर राज करने लगे। और 190 साल जब इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, और ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गनीमत समझो कि तुम आज़ाद हो गए, नहीं तो हो सकता है ये और 50 साल भी टिके रहते। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 50 साल और आज़ाद ना होते, क्योंकि आपके यहाँ ऐसी क्रांति लाने वाला कौन बचा था? सुभाष चंद्र बोस आपके देश में नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, तो था कौन? गांधी जी जो इकलौते थे, उनके बेस पे अकेले के पे क्रांति इतनी बड़ी होनी नहीं थी। हो सकता है 10 साल बाद हो जाते, लेकिन ये आज़ादी आपकी दी गई है, ना कि आपने कोई ये छीनी है। तो इन लोगों ने जो 190 साल तक राज किया, इसके पीछे कोई लॉजिक था। और ये लॉजिक समझ में हमें आया कि ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को फॉलो करते थे, और इस सिस्टम के कारण ये कामयाब रहे, और इसी सिस्टम के चलते इन्होंने इस धरती पे राज किया। कोई भी काम अगर तरीके से होगा ना, सलीके से, सिस्टम से, सोच विचार के, तो उसमें कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे अपने आप को देखो, सब चीजों को अपने से जोड़ के देखो। अब अगर तुम्हारी लाइफ में इस टाइम पे कोई सिस्टम है, तुम्हारे उठने का, पढ़ने का, घर जाने का, रिवीजन का, हर चीज का एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइज तरीका है, तो तुम्हारी कामयाबी निश्चित है। और तुम्हारी लाइफ में कोई सिस्टम ही नहीं है, ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का, ना आने का, ना जाने का, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो ये अभी नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद ये तुम्हारा फेलियर सामने आ जाएगा। यही तो हुआ बहुत लोगों के साथ। BEIC जो टिक गई, जो जम गई, इसके पास क्या था? स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने इसको कामयाबी दिलाई। और आपके देश में धीरे 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 करके इसके पैर जमते चले गए और बाकी सब लोग कमजोर पड़ते चले गए। ये सबकी लाइफ में भी है, ये सोसाइटी में भी है। एक बार इस सिस्टम में को ना, नीरज को बुला लो अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वैसे तो ठीक है लेकिन एक गूंज लग रही है क्लास में। तो ये अब इनसे आपने क्या देखा, इनके सिस्टम का कारण क्या था? इनके सिस्टम का कारण था ये लोग काम को लॉ एंड ऑर्डर बना के करते थे। इनके लॉ में जो है वो काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर किसी एक की मर्जी नहीं था। इनके देश में लॉ एंड ऑर्डर लिखा भी नहीं था। कितनी अजीब बात है, बिना लिखे ये लोग कितने सिस्टम से चलते थे। कैसा संविधान है? आज तक इनका संविधान किसी किताब में लिखा नहीं है। इनके लॉ एंड ऑर्डर बहुत सदियों पहले कभी महाराजा और महारानी ने बना दिए। यहाँ पे 1688 में, ब्रिटेन की बात कर रही हूँ मैं, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे कहते हैं
रक्तहीन क्रांति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, या इसी को कहा जाता है गौरवपूर्ण क्रांति। ये क्रांति क्या थी, शॉर्ट में जान लेते हैं। इस क्रांति में इस पूरे सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आया और कहा कि अकेले महाराजा महारानी डिसीजन मेकर नहीं रहेंगे। जैसे हमारे भी थे, अशोक था, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, गुप्त थे, जितने भी थे, ये अकेले काम नहीं करेंगे, बल्कि ब्रिटेन कहता है हमारे यहाँ पे जनता के बीच में से एमपी बनेंगे। एमपी मतलब एमपी बनेंगे और उनकी सलाह से ये लोग काम करेंगे। यानी जो सिस्टम तुमने फॉलो किया ना 1951 में इलेक्शन के बाद, तुम्हारे यहाँ 51-52 के इलेक्शन हुए, फिर 52 में तुम्हारा राष्ट्रपति बना, इन सब ने मिलके तुम्हारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाए हैं। हमें पता है ना, कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाती है? संसद। और संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यहाँ ये काम 1688 में हो रहा था, जो तुमने 1952 में जाके देखा, इसलिए ये आगे हमसे। इन लोगों ने उस टाइम पे कहा महारानी महाराजा हमारे सर्वे सर्वा है, मान लिया, लेकिन इनकी मर्जी अकेलों की नहीं चलेगी, किन से भी पूछना पड़ेगा। और तब का दिन है और आज का दिन है, सिस्टमैटिक इतना बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं कि दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल है कि छोटा सा देश जिसके पास कोई बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, वर्ल्ड की पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सबसे पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? ब्रिटेन। ब्रिटेन कह लो, इंग्लैंड उसी का तो पार्ट है, यूके कह लो। इस देश में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है जब आपके प्रोडक्शन के लिए आप बड़े स्तर पे मशीनीकरण कर ले, आपकी हर चीज जो है ना वो मशीनों से बनने लग जाए, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रीज में रिवोल्यूशन आ गया। जैसे एक शर्ट एक आदमी बनाए तो वो पहले उसको कॉटन को पौधे से निकाल के लाएगा, उसको फाइबर बनाएगा, फिर उस फाइबर को चरखे पे चलाएगा, फिर उसके बाद वो कपड़े की मिल उसमें जाएगा, हाथ से कपड़ा बुन। कभी देखा हो बुनकर होते हैं, आज भी राजस्थान साइड में बहुत लोग बुनकर का काम करते हैं। फिर वो बुनकर उस कपड़े को बनाएगा, फिर दर्जी सिलेगा। एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन में एक शर्ट पूरी तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर मशीनीकरण हो गया तो एक बड़ी सी मशीन लगा दी मिल में, और इसमें से एक दिन में हो सकता है 10,000 शर्ट निकल जाएं, हो सकता है 50,000, डिपेंड करता है मिल में कितनी बड़ी मशीनें लगी हैं। तो आप ये देखो, एक तो एक शर्ट पूरे दिन में ना बने और एक 10,000, इसी को नाम दिया गया। कौन सी क्रांति है ये? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सबसे पहले कहाँ आई? हाँ, और कितनी अजीब बात है कि जिनके पास आई, इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, कच्चा माल नहीं था। किसी भी उद्योग की पहली शर्त क्या होती है? अब किसी भी, अब तुम्हें मान लो गाजर का हलवा बनाना है, तुम्हारे पास ना दूध है ना गाजर है, तो हलवा कैसे बना? खाली कढ़ाई और वो लेके हम सोचे बना देंगे इसको हलवे को। इनके पास नहीं था, इनके पास ना दूध ना गाजर, कोई रॉ मटेरियल नहीं, इनका दिमाग था बस। उस दिमाग के बलबूते इन्होंने मशीनें तैयार कर ली, और उन मशीनों के लिए अब इनको कच्चा माल चाहिए, और उसी कच्चे माल की खोज में इन लोगों ने क्या बनाया? अपने उपनिवेश, जिसमें से एक हम भी थे। हमारे यहाँ से तो कॉटन जाता था, नील जाता था, तो कितने चालाक है, पहले मशीनीकरण कर लिया और फिर उसके कच्चे माल के लिए ये दुनिया में घूमे कि कहाँ कहाँ कच्चा माल है। और जो जो ताकतवर देश थे प्रोडक्शन के मामले में, कच्चे माल, वैसे उनमें दिमाग नहीं था, उनको इन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। जैसे हम एग्जाम्पल हैं, इंडिया एक रिच स्टेट था। जब विदेश की बात करें ना, वर्ल्ड की, तो हम स्टेट कहते हैं अपने आप को। इंडिया एक रिच स्टेट था क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, और इस मिट्टी में आप देखो कपास भी पैदा होता है। इस मिट्टी में आपका जितनी इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे लोहे की बात कर लें, तांबे की बात कर लें, पीतल की बात कर लें, सोने की बात कर लें, तो सब कुछ तो आपकी मिट्टी निकालती है। और अगर खान पान की बात करो तो आपकी मिट्टी में बहुतायत में गेहूं है, चावल है। और आज हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड के सेकंड बड़े प्रोड्यूसर हैं। तुम वर्ल्ड की दूसरी बड़ी आबादी भी तो हो, कितना खा भी तो जाते हो पैदा करके, तुम अपने यहाँ पे तो खा जाते हो। वर्ल्ड की दूसरी बड़ी आबादी का पेट भरना मजाक नहीं है, इतना पैदा करते हैं कि पेट भर के और निर्यात कर सकते हैं। तो अपने आप सोचो, इस छोटे से एरिया में वर्ल्ड के 7वें बड़े हो तुम, तुमसे 6 बड़े हैं। उस कायदे से तो तुम्हारा प्रोडक्शन में नंबर भी 7वां होना चाहिए। और अगर देखें जनसंख्या में तो सारा खा जाए, हम विदेशों में भेजे ही ना, लेकिन हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का निर्यात करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी उपजाऊ मिट्टी, जहाँ 1 एकड़ में से हम इतना प्रोडक्शन निकाल लेते हैं कि हम अपना पेट भी भर लें, घर का आराम से काम भी चल जाए और थोड़ा बहुत बेच भी ले। बड़े किसानों की बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का हिस्सा वो लोग बेच सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों की नजरों में हम आए, और अपनी इसी लायकियत के दम पे, जो कि हमारी नहीं है, नेचर की दी हुई है, हम क्या बन के रह गए?
तो अंग्रेज बड़े सिस्टमैटिक तरीके से काम करते थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के सारे देश वर्ल्ड को अपने अंडर ले लिया। अब इन अंग्रेजों से हमने क्या सीखा, इस मशीनीकरण के कारण इनको कच्चा माल चाहिए, इस कच्चे माल को ढोने के लिए इनको क्या चलानी पड़ी, तो रेल से क्या हमारा भी विकास हुआ, और क्या हमारा भी तो विकास हुआ। क्रांति के टाइम में रेल का यूज किया तो गया ही था थोड़ा बहुत सही। इस रेल से बिजली, क्या बिजली हमारे राजाओं के टाइम में थी? नहीं थी। बिजली की जरूरत अंग्रेजों को मशीनों के लिए ज्यादा पड़ी, तो इन्होंने खंबे लगाए, बिजली के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, बहुत काम किया। इसी दौर में इन लोगों ने लोहे की भी जरूरत पड़ी इन्हें, तो लोहे के लिए इन्होंने, जैसे ये ना इंडियन आयरन एंड स्टील, जो ये जमशेदजी टाटा वगैरह के नाम सुने हैं, नाम इंडियन है, 1902 में काम किया, तब तो अंग्रेज ही तो थे यहाँ पर। यानी आपके देश के विकास के लिए इनको जबरदस्ती काम करना पड़ा, क्योंकि आपका विकास होगा तो इनका विकास होगा। आपके यहाँ लोहा होगा तो इनकी मशीनें आराम से लगेंगी, आपके यहाँ बिजली होगी तो इनकी मशीनें चलेंगी, कच्चा माल आप पैसे ही पैदा कर रहे हो, रेल होगी तो ढोना बहुत आसान होगा। जैसे बंबई सामान उतरा, याद करो पहली ट्रेन कहाँ चली थी? बंबई में ही क्यों चलाई, दिल्ली में क्यों नहीं चला दी पहली ट्रेन? क्योंकि सामान की आवाजाही, आज भी आप जानते हो सबसे बड़ा पोर्ट आपका कौन सा है? मुंबई है ना। अगर हम सामान की बात करें, सबसे ज्यादा आवाजाही आपके मुंबई में होती है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियल आज भी जो कैपिटल है वो मुंबई कहलाती है। तो इसीलिए अंग्रेजों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और इस विकास के चलते इन्हें इन सब में आदमियों की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने हम लोगों को पढ़ाई लिखाई भी सिखाई। जैसे हम पढ़ते पहले भी थे, लेकिन वेद पुराण महाभारत, अब इनको चाहिए थे, रेल खराब हो गई, कहीं इंजीनियर चाहिए, कोई मैकेनिक चाहिए, वर्कशॉप बना दी, तो उन सब के लिए इनको हमें पढ़ाना पड़ा। और उस पढ़ाई से हमें पता चला कि ये जो दुनिया चल रही है ना, ये सब तरीके से सिस्टम से चलते हैं, और जो लोग सिस्टम से चलते हैं वो लंबे टिकते हैं, वो कामयाब होते हैं। फिर हमारे लोगों ने पढ़ा कि ये अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, रशिया है, या जिसको आप यूएसएसआर कहते थे, या हमारा पड़ोसी चीन है, या दुनिया में एक देश छोटा सा जापान, ये सब वो देश हैं जहां पे लोगों ने सोच समझ के प्लानिंग की, सिस्टम्स बनाए, और उन सिस्टम्स को सबने फॉलो किया, तब जाके ये देश प्रगति कर पाए। ये सब पढ़ लिख के तुम्हें समझ में आया, और इसीलिए देखो अंबेडकर, गांधी, नेहरू, याद करो, विदेश गए थे पढ़ने, क्योंकि ये समझ हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होती थी। और इसीलिए आपके संविधान में जिन लोगों के बड़े बड़े नाम है ना, आप उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ना, लगभग लोग जो पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं, क्योंकि यही समझ पैदा करता है, ये सिस्टम को बनाने की समझ पैदा करता है। इसीलिए आप देखो, नेहरू ने लॉ पढ़ा, बैरिस्टर की पढ़ाई की, गांधी ने लॉ पढ़ा, अंबेडकर ने लॉ पढ़ा, और ढेरों लोगों ने लॉ की पढ़ाई की। लाला लाजपत राय जी, याद करो, लॉ ही पढ़े हुए थे। बहुत सारे लोग आपके देश का जो विकास करेंगे ना, उनमें से 40-50% तो टीचर्स हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तुम देखना, लगभग लोग टीचिंग से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि आदमी का विकास कब हो सकता है, जब उसकी बुद्धि का विकास हो। अनपढ़ को तुम समझा नहीं सकते। टीचर्स आगे जाके बड़े बड़े लीडर्स बन गए, और इसी तरह से जिन लोगों ने लॉ पढ़ा था वो भी लीडर्स बन गए। तो इन दोनों ने मिलके हमारे देश के उस टाइम के लोगों को एक दिशा दी, एक रास्ता दिया, और यही रास्ता आगे चल के आपको अलग अलग तरह के आंदोलनों में देखने को मिलेगा। फिर फाइनली जाके आपके देश में एक सभा गठित की जाएगी, जिसने आपके लिए सिस्टम क्रिएट किया, जिसको क्या नाम दिया जाएगा। और संविधान सभा के जितने मेंबर्स हैं 389, या आपकी बात करें आपके देश की तो 284 जिनके साइन हैं। आप एक एक आदमी को उठा के पढ़ना, ये सब वो लोग होंगे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। क्योंकि बिना समझ के, अब मैं तुम्हें कह दूं चलो तुम हरियाणा राज्य कैसे चलेगा या यूपी बिहार एक किताब लिख दो, उस पर चलेगा, तो क्या तुम उतने सक्षम हो कि तुम राज्य के लिए? नहीं ना, मैं भी नहीं हूं, क्योंकि हमने उस डिटेल से चीजों को ना समझा ना पढ़ा, हमने पेपर तक की चीजों को पढ़ा है। इन लोगों ने अपने जीवन के कीमती 8-8, 10-10, 20-20, 30-30 साल लगा दिए कि हमें समझना है सिस्टम को, और इसीलिए इन लोगों ने योगदान दिया। और ये किसके मेंबर्स बनाए गए? इसीलिए आपके यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन में उस टाइम लगभग कितने करोड़ की आबादी थी, तो आपकी कायदे से कितनी सीट्स बननी थी? 400। फिर एग्जैक्टली 400 नहीं बनी, 389 सीट्स बनी। अमूमन देखें तो हम एक मोटी बात कहें तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। ये कैसा चुनाव था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? हाँ, क्योंकि इसमें हमारे दादा दादी के टाइम के किसी आदमी ने हिस्सा नहीं लिया, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और इस इलेक्शन में जो लोग चुन के आए थे, उनमें सबसे बड़े चेहरों में गांधी शामिल नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, गांधी संविधान सभा के मेंबर।
जिसके पीछे पूरा देश चल रहा था, जिसके की हाथ में मशाल थी देश की आजादी की, वो संविधान सभा के मेंबर नहीं बने। लेकिन इनके चहीते बहुत सारे लोग संविधान सभा के एक्टिव मेंबर्स थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी से सच अगर कहें तो बहुत लोग चिढ़ते थे उस टाइम पर, ये एक सच्चाई है और ये किताबों में लिखी भी हुई है। मैंने पिछली बार जब पढ़ाया शायद तुम्हें बताया भी होगा, और नहीं तो मैं कल कुछ लाइन अंडरलाइन मेरे पास किताब है करके उसको पढ़ दूंगी, तुम्हें पता चलेगा कि कैसी हालत थी। जैसा समाज आज है ना, सेम ऐसा ही था। चिड़ोकड़े लोग, ईर्ष्यालु, ये सब हमारे जैसे ही थे, कोई अलग नहीं था। सब लीडर्स इंसान थे और हमारे जैसे ही थे। यानी जलना, ईर्ष्या करना, ये नहीं आना चाहिए सीट पे, पूरी कोशिश की। किसके लिए? लेकिन अंबेडकर पढ़ लिख के ठान के बैठे थे कि मुझे अपनी कम्युनिटी का विकास करना है, अगर मैं नहीं तो फिर पता नहीं कब कौन अंबेडकर इतना पढ़ेगा। और इसीलिए जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इलेक्शन कई चरणों में हुए, एकदम नहीं हुए। वो जो 389 का आंकड़ा है ना, ये अलग अलग चरणों में, अलग अलग प्रांतों में हुए। उस टाइम आपका सबसे बड़ा और एक्टिव प्रांत जो था, ये वाला प्रांत था। इस पूरे का एक ही नाम था, मुंबई या बम्बई, जिसको आपने बाद में कहा। कहते हैं मुंबई एक देवी थी जिनके नाम पे इस एरिया का नाम जो है, हाँ, तो ये इलाका जो है ना, इसकी सीट बहुत ताकत, इसमें बहुत सारी सीटें थी। इसकी एक सीट से अंबेडकर ने नामांकन भरा। अब जनता तो इसमें है नहीं, इलेक्शन में जिताने और हराने वाले वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी विधान परिषदों के मेंबर्स हैं अंग्रेजों के टाइम में। तो जब इस सीट से वो उठे तो ऐसा कहते हैं, किताब में ऐसा लिखा, मुझे नहीं पता वो सच है झूठ, कि सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब एक तरफ और अंबेडकर एक तरफ, कि कुछ भी हो जाए अंबेडकर नहीं जीतने चाहिए इस सीट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। और अंबेडकर उन सबके कारण यहाँ हार गए। किस सीट से हारे ये? इस मुंबई की सीट से हारने के बावजूद अंबेडकर बहुत धुन के पक्के थे कि मुझे आना है इसमें, चाहे मैं कहीं से आऊं, किसी सीट से। ये गए और इन्होंने बांग्लादेश, जिसको आज कहते हो, दो हिस्से बने थे ना, एक पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी। पश्चिमी में हिंदू ज्यादा थे और पूर्वी में मुस्लिम, इसलिए वहां मुस्लिम लीग ज्यादा एक्टिव थी। और याद करो, मुस्लिम लीग की स्थापना भी उसी हिस्से में हुई थी जिसको आज आप कहते हो बांग्लादेश, ढाका जिसकी राजधानी है। तो यहाँ मुस्लिम एक्टिव थे, मुस्लिम लीग एक्टिव थी। मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की अंबेडकर जी ने, और मुस्लिम लीग ने कहा हम आपको असिस्ट करेंगे और बहुत सारे मेंबर हमारे हैं इस तरफ की परिषद में, तो हम आपकी सीट पक्की करवा देंगे। और इस तरह से अंबेडकर मुंबई सीट से हारे, लेकिन पूर्वी बंगाल की सीट से मुस्लिम लीग की मदद से ये जीत गए। अब ये जीत गए। ये सब जो हो रहा है ना, जो कहानियां बता रही हूँ, ये 1946 की जुलाई में चल रहा है। अभी आप आजाद नहीं हुए, अभी आप अंग्रेजों के अधीन हो, लेकिन एक्टिवली हम काम कर रहे हैं कि हमारा संविधान कौन लिखेगा। तो मेंबर्स का इलेक्शन चल रहा है। जुलाई 1946 में इलेक्शन के दौर में ये एक सीट से हार के कहाँ की सीट से जीत गए? पूर्वी बंगाल की सीट से। अच्छी बात है, इलेक्शन सब कुछ ठीक ठाक चला। इसी साल 1946 में इलेक्शन के कई महीने बाद दिसंबर आते आते 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और ये अंग्रेजों ने जो ऑलरेडी संसद भवन बना रखा था ना, इसका एक सेंट्रल हॉल है, CH बोल देते हैं, सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष, इसमें पहली बैठक हुई। और इस बैठक में जो लोग पहुंचे थे उनमें से एक तो देशी रियासतें नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? आपको मैंने कल कारण बताया था। देशी रियासतें असमंजस में थी कि हम राज करें या हम भारत का हिस्सा बन जाएं। अभी अंग्रेजों ने कहा था तुम्हारी मर्जी चलेगी, उनको इतने सिर पे बिठा रहे थे क्योंकि इनको तो जाना था। दिक्कत थी भारत की, तो भारत को उनको समझाना था। और अभी आप आजाद नहीं है तो आप उतना फ्रीली समझा भी नहीं सकते। और इसलिए देखो, प्रांतीय सरकारों का गठन भी हुआ था लोकल लेवल पे, जहां कांग्रेस ने लोगों को कहा था कि इन राजाओं को हटा दो वरना तुम्हें दुखी करेंगे। और इसी के चलते देशी रियासतों ने बायकॉट किया, वो हमारी पहली बैठक में नहीं आए। तो आप खुद देखो, लाखों लोग तो थी इनकी जनसंख्या, इसका मतलब इनकी सीटें भी थी। कितनी सीटें थी इनकी? 93 लोग नहीं आए। कौन सी रियासतों वाले? मुस्लिम लीग भी असमंजस में थी और मुस्लिम लीग भी सोच रही थी 46 में कि पता नहीं पाकिस्तान को परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, जाए ना जाए। उसने भी इसका बायकॉट कर दिया, यानी 73 ये नहीं आए। तो टोटल 389 लोग थे ना स्टार्टिंग में, 399 थे इनफैक्ट स्टार्टिंग में, तो फिर ये घट के 389 हुए थे। 389 में से कितने लोग नहीं आए? 6 और 166, प्लस कुछ लोग वैसे नहीं आए, भाई कोई बीमार हो गया नहीं आ पाया, इसीलिए बहुत कम लोग इस पहली बैठक में प्रेजेंट हुए। 207 लोग प्रेजेंट हुए, जिनमें से 9 महिलाएं। 207 हुए थे, 8 हुए थे?
मुझे तो 207 याद आ रहा है जितना है। चलो कोई नहीं, अब पढ़ लेंगे एक आंकड़े में। 207 या 208 के आसपास इसमें लोग पहुंचे, बहुत सारे नहीं पहुंचे। मोटी बात करें तो ये दो नहीं आए, एक मुस्लिम लीग नहीं आया और एक ये अपने पार्ट पे भी क्लियर नहीं थे क्योंकि आजादी नहीं मिली कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। 9 तारीख को यहाँ पे इन लोगों ने, जिसमें कि महिलाएं भी थी, इन टोटल में ना सब लोगों में मिला के 15 महिलाएं थी, जिनमें एक मुस्लिम महिला थी, बेगम अय्याज रसूल उनका नाम था, इकलौती मुस्लिम महिला। इस तारीख को कुछ नहीं हुआ, ये प्रेजेंट हुए और कह दिया पहली बैठक। अब इस पहली बैठक में जब देसी रियासतें नहीं आई और मुस्लिम लीग नहीं आई तो चिंता का विषय बना। 11 तारीख, इससे पहले 9 तारीख को इन्होंने कहा हम अपना एक अस्थाई अध्यक्ष बना लेते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सब इनकी बात मानेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। और इस तरह सच्चिदानंद सिन्हा तुम्हारे कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए, या कार्यकारी कुछ दिनों के लिए बन गए, एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसे बनता है। इसके बाद 11 दिसंबर को ये फिर इकट्ठे हुए और इस बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत उसी दिन रात में बिगड़ गई और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, हार्ट अटैक इनको आ गया। तो फिर एक दिन बाद कहा कि भाई ये देश बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और किसी ऐसे इंसान के कंधों पे डालनी चाहिए जो इसको बियर कर सके, जो इसको संभाल सके। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंबे टाइम से, क्योंकि एक्टिव थे, गांधी जी के बहुत खास चहीते आदमियों में से बिहार गांधी है ना, ये गांधी के पहले आंदोलन में उनके साथ थे, 4 लोगों में से एक ये थे, तो बड़ा नाम था, एक्टिव थे, इसलिए इनको बना दिया भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। एज भी ज्यादा नहीं, 60 प्लस ही हुए थे, तो इसलिए कहा ये ठीक रहेंगे और स्थायी अध्यक्ष बना दो। इसके बाद 11 के बाद 13 दिसंबर एक बहुत भारी भरकम सी फाइल लेकर आए थे पंडित नेहरू और अपनी सीट पे बैठ के खड़े होकर उन्होंने वो फाइल पढ़नी स्टार्ट की। कहते हैं ये था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। आप यहाँ जो इकट्ठे हुए हो तो इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे एक भीड़ भी कहीं जाती है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये किसान पड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, इनका एक अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स ने ट्विटर अभियान चलाया, अपना एक ऑब्जेक्टिव था। कोई भी काम जब करता है ना आदमी, तो उसका क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य। उद्देश्य होता है जो आपको जल्दी हासिल करना है। जैसे तुम लोग अब यहाँ बैठे हो, 2021 है, 2021 के लिए तुम अपना जो भी टारगेट बना रहे हो ना, ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हें अभी नहीं पता, लेकिन तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं, उद्देश्य। फाइनली इंसान को पहुंचना होता है एम के ऊपर, जिसको आप कहते हैं ये हमारा गोल है। एम हमेशा जिंदगी में ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए थोड़ा 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 ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। जैसे जिसको जीवन में कामयाब होना है ना, वो 10वीं में भी कोशिश करता है कि मेरे नंबर अच्छे आए, 12वीं में भी, ग्रेजुएशन में अच्छे ढंग से करूं, फिर मैं कोई कोर्स करूं, डिप्लोमा करूं, तो मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं आगे जाके इजीली चीजों में एडजस्ट कर सकूं। अगर आपने कभी जीवन में ना 10वीं में, ना 12वीं में, ना ग्रेजुएशन में, ना ग्रेजुएशन के बाद कभी टारगेट ही नहीं बनाया, अब भी नहीं बनाया, तो 100% आपने क्या नहीं सेट किया अपने। बिना ऑब्जेक्टिव के क्या एम या गोल अचीव हो सकता है? कभी नहीं अचीव, बहुत मुश्किल होती है चीज। सीधे यहाँ से जंप मार के कैसे वहां पहुंचोगे? लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश की जाए, अगर बच्चा 10वीं से संभल जाए ना, 10th से, इनफैक्ट अगर बच्चे को 6th से सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो आप ये मानो कि लगभग बच्चे कामयाब हो सकते हैं। हम लोगों को टाइम पे किसी ने बताया ही नहीं, जो लोग तुम में से 90% लोग, इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं जो अब डिग्री डिप्लोमे भी ऐसे कराए जिनका यूज नहीं है, जैसे वो उनके भविष्य में हेल्प नहीं करेंगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ाए। तो इसका कारण क्या? पैसा तो खर्च किया माँ बाप ने, लेकिन सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिला। ये एम ऑब्जेक्टिव दोनों एक नहीं समझने, ये अलग अलग हैं। लाइफ का एम बड़ा रखना, लेकिन छोटे छोटे क्या सेट करना। 15 दिन के ऑब्जेक्टिव, भाई मुझे 15 दिन में अपना इतना कोर्स निपटाना है, इस हफ्ते मुझे ये करना है, मुझे आज इतना पढ़ना है। ये रोज के टारगेट सेट होते हैं, तब पेपर पास होते हैं। जो टारगेट नहीं बनाएगा ना, वो पास भी नहीं होगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा नेहरू ने कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इस पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा ना, तो ना तो प्रेजेंट हुए देसी रियासत वाले और ना मुस्लिम लीग। तो अंबेडकर जी ने कहा रुक जाओ, उद्देश्य तो तुमने बता दिया, लेकिन इस उद्देश्य में मुसलमान भी नहीं हैं और इसमें देसी रियासतें।
हम सबका टारगेट एक ही तो है, तो उद्देश्य इन सब से भी बातचीत करके डिस्कस करें। यही कारण है कि 13 तारीख को रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस नहीं हो पाई, वरना सेम डे उसको पारित कर देते और फिर लंबे टाइम तक रुकते 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 वेट किया और फाइनली 22 जनवरी 1947 को आपने क्या पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव। और तब जाके आप क्लियर हुए कि हमारे ये टारगेट हैं, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को फॉलो करते हुए आपने अपने संविधान का काम करने के लिए बहुत सारी क्या बना ली? कितनी कमेटी बनी थी? 22 कमेटी बनी थी, जिनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी 8 थी, 8, और जिनमें सबसे बड़ी कमेटी का नाम था प्रारूप समिति। इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, और इसी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे बड़ी कमेटी थी, जिसमें कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे, 7, अंबेडकर समेत 7 थे। 8 टोटल इंपॉर्टेंट कमेटी हैं, जिनमें सबसे बड़ी है प्रारूप समिति 7 सदस्यों वाली, और टोटल कमेटी बनी है 22। इन सब कामों को करने में ना 11 तारीख को एक आदमी सबने फाइनल कर दिया, भाई ये आदमी हमारे सिर पे एक हाथ रखे हर टाइम। वो हमारा मेंबर नहीं थे, जिनका नाम था BN राव। बहुत बड़ा नाम है, पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये आपके संविधान सभा के मेंबर नहीं है, जैसे गांधी भी नहीं है। इस टाइम तक तो गांधी भी तो जिंदा थे, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये मेंबर नहीं है। इस आदमी की नॉलेज इतनी है, इतनी ज्यादा, कि इस आदमी ने भारत के संविधान का सारा ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने तो ड्राफ्ट पे सिर्फ बाद में जाके काम किया। एक जो कच्चा खाका तैयार किया, वो किसने किया? अकेले ने काम किया। कितनी ज्यादा नॉलेज रही होगी। भारत को चलाने के लिए कच्चा ब्लूप्रिंट इस आदमी ने तैयार, भाई ऐसे ऐसे बनना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम किया फिर अंबेडकर जी ने और उनकी समिति, जिसमें कि 7 टोटल मेंबर्स थे। इन्होंने भारत का तो संविधान ड्राफ्ट किया ही किया, प्लस पड़ोसी देश है ना बर्मा, पहले बर्मा, भारत, नेपाल सब एक था अंग्रेजों के टाइम में, तो बाद में अलग हुए। बर्मा की भी इन्होंने हेल्प की और इन्होंने श्रीलंका की भी हेल्प की है, लेकिन ज्यादा नहीं की। मेन हेल्प कहेंगे तो बर्मा की, और भारत का तो डिजाइन ही इन्होंने किया, बेसिक स्ट्रक्चर। BN राव ने एक भी रुपया नहीं लिया। जितने ये लोगों के नाम पढ़ेंगे ना हम आगे, 200 कितने थे ये, 200, सबने पैसे लिए, और लेने भी चाहिए, भाई देश के लिए काम कर रहे हैं तो खर्चा कहाँ से घर का चलेगा। सबने पैसा लिया, इन्होंने एक भी बिना रुपया लिए आपके लिए काम किया। और ये बहुत बड़े आदमी है, इसलिए ICJ के भी मेंबर बने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी इनको इतनी समझ थी कि दुनिया ने मान लिया कि ये इस लायक हैं कि ये जस्टिस कहलाएं, और पूरी दुनिया में टोटल जहां सिर्फ 15 जज बैठ सकते हैं, वहां एक BN राव थे। तो सोचो, ब्रिटेन के, अमेरिका, रशिया, जापान, 15 तो हमसे ताकतवर देश मिल जाएंगे गिनती के। उन सब ने ये माना कि ये आदमी इतना लायक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी मदद तो करनी थी। इसीलिए ये आपके संवैधानिक सलाहकार कहलाते हैं। ये पेपर में बहुत बार आता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? इन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया। आपके संगठन की मीटिंग स्टार्ट हुई, सब कमेटीज ने अपना अपना काम किया। कहीं झंडा समिति काम कर रही है, मूल अधिकार, प्रांतीय है, डिफरेंट टाइप की समितियां काम कर रही हैं। सब समितियों ने मिलकर काम किया, और तब जाकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में यह संविधान लिखकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 ये भारी भरकम सी किताब लिखकर तैयार थी, जिसपे सबने साइन किए। और इस दिन आपने इस किताब में देखा 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आज भी चीजें ज्यादा नहीं बदली, आज भी चीजें बस थोड़ी सी बदली हैं। ये 395 ABCD बढ़ा के टोटल गिने तो 475, ये बढ़ते जाते हैं। हो सकता है 480 हो गए। जो लास्ट मैंने पढ़े थे सबसे नए, वो 475 थे। ये कभी बढ़ भी सकते हैं, अगर सरकार नया कोई अधिनियम ले आएगी तो बढ़ जाएगा। ये 8 से बढ़ गई, ये 12, ये बढ़ी हैं। इनका नंबर नहीं बढ़ा, ये तो ABCD करके बढ़ा दिए। वैसे टोटल कितने दिखते हैं? अगर एक एक गिनो तो 4, मतलब 500 के आसपास आ गए। और वैसे देखें तो मार्क जो किया है वो 395, 22 को बढ़ा के 25 कर दिया, पर लिखित में आज भी, क्योंकि 22A कर दिया, 4A कर दिया, इस तरह से बढ़ाए हैं। समझ में आ गया? ये इस किताब के कुछ हिस्सों को आपने 26 नवंबर को अपने संविधान को, कुछ हिस्सों को, सबको नहीं, लागू किया। याद है आर्टिकल्स तुम्हें? और 60,
324, 366, 367, 379, 380, 388, इसके बाद 391, 92, 93, 94, कुल कितने हुए ये? हाँ, अब देखो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 391, 92, 93, 94, ये सब इस दिन लागू कर दिए। पर बाकी को कहा कि बाकी सब लागू होंगे 26 जनवरी 1950। अगर पेपर में शब्द आए भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर। आंशिक का मतलब कुछ अंश, तो 26 नवंबर। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी। इस दिन कितने आर्टिकल लागू हुए? 15 प्लस 1। उस एक में लिखा था कौन से 15, और ये आर्टिकल का नंबर था जो ये एक था 394। आपके संविधान का शीर्षक है क्या? नहीं, शीर्षक प्रस्तावना थोड़ी हो सकता है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे 3 लाइनों में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो भारत का संविधान है ना, ये आर्टिकल 393 में नाम लिखा है। पूछ लेंगे भारत के संविधान का नाम क्या है, तो नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये कहाँ लिखा है आर्टिकल? तभी तो कह रहे हैं 391, 92, 93, 94, तो उनमें यही तो बातें लिखी हैं, इससे जुड़ी ही। 395 में लिखा है कि अब आज के दिन, मतलब जब इसको अपनाओगे उस दिन के बाद आप 1935 भारत सरकार अधिनियम को रद्द मान लेना, और उस दिन के बाद भारत सरकार अधिनियम को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा? भारत का संविधान। क्योंकि 1935 से 50 तक आपके देश में इससे देश चल रहा था। किससे? भारत सरकार अधिनियम। अधिनियम मतलब कानून, यानी भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते थे ये, और GOI एक्ट 1935 के बेस पे आपका देश चल रहा था पिछले लगभग 15 सालों से, क्योंकि 26 जनवरी 1950 आ गया। 50 में आपने लिख दी है लाइन लास्ट में कि 395 अनुच्छेद के अनुसार अब भारत का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुसार चलेगा। और संविधान का नाम कहाँ लिख दिया? और 394 में लिख दिए 26 नवंबर को कौन से आर्टिकल्स आएंगे? कितने आर्टिकल्स? 15। 16वें में ये बात लिख दी कि ये आर्टिकल्स आएंगे। आ गया समझ में सबको? अब जल्दी से किताब उठाओ, कुछ चीजें हैं, कुछ लिखनी पड़ेंगी एक दो। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक अभी नहीं करेंगे, फर्स्ट थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़ के है, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसको मॉडर्न करेंगे तब पढ़ा दूंगी। पेज 21 पे आ जाओ, संविधान सभा। सबसे पहला टॉपिक है जो पेपरों में पूछा जाता है संविधान से जुड़ा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलो देखें, पहला पॉइंट समझते चलना, जो मैं कहूं उसको अंडरलाइन भी कर लेना, क्योंकि घर जाके ना पढ़ने के लिए मटेरियल होना चाहिए, घर जाके इससे पढ़ा जाएगा किताब से। पेज नंबर 21 पे सेकंड हेडिंग है संविधान सभा। ध्यान से समझते चलना एक एक पॉइंट। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। क्यों बनाई गई है? किस चीज के निर्माण के लिए? कॉमन सेंस संविधान निर्माण के लिए। पहली लाइन समझ में आ गई। अगला टिक करो। 1929 के, चलो इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा बता दूं, एक बार बोर्ड पे देख लो, आप सब वैसे जानते भी हो। 1929 को लाहौर में एक शब्द यूज किया था, पूर्ण स्वराज, पूरा खुद का राज। किसने यूज किया था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी के चक्कर में बिना आजाद हुए 26 जनवरी 1930 को आप लोगों ने सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया। मार पड़ी बहुत ज्यादा इंडियंस को, लेकिन हम लोग अपनी प्रभात फेरी झंडे लेके निकल पड़े। हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जहां जहां आदमी थे, सब जगह सबने कहा आज हम आजाद हो गए, और सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया, जिसमें कि अंग्रेजों ने खूब पीटा, जेल में बंद किया, 2 दिन बंद किया, डंडे मारे, लेकिन हम नहीं बाज आए। और हर साल हमने डिसाइड कर लिया कि 26 जनवरी हमारी आजादी का संकेत होगा, और ऐसा आपने 17 साल तक किया। लेकिन 17वें साल में आते आते आप सच में आजाद हो गए 15 अगस्त को। तो हमारे लीडर्स ने कहा कि ये दिन शुभ है, क्योंकि इस दिन भारत का झंडा लाल किले की प्राचीर पे फहराया, यूनियन जैक नीचे उतरा। तो आप इसको तो भूल नहीं सकते। लेकिन 17 साल मार खाते खाते आजादी किस दिन बनाई? इसलिए 26 जनवरी को ही आप लोगों ने अपना संविधान लागू किया। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। उसी से जोड़ के पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट। 26 जनवरी, ये 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में क्या शब्द यूज किया गया?
1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसको आप एक बहुत बड़ा नाम जानते हैं, एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। और कम्युनिस्ट वो लोग थे जिनका मानना था कि बराबरी होनी चाहिए समाज में, समाजवाद टाइप की जिनकी सोच थी। तो एम एन रॉय ने, कहते हैं, पहली बार विचार दिया था कि संविधान लिखा जाना चाहिए। लेकिन संविधान की जरूरत उस दिन खड़ी हो गई थी जिस दिन आपने कहा था हमारा खुद का राज हो। तो राज कैसे चलेगा? लॉ एंड ऑर्डर से। राज एक आदमी की मर्जी नहीं हो सकती ना। यानी यहां से इसकी जड़ें जमती चली गई और फिर फाइनली 1946 में इलेक्शन हुआ। अगला पॉइंट ध्यान से पढ़ना भी और अंडरलाइन भी करना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। यहां नेहरू लिख लो ऊपर, रावी नदी, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखो, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन 1934 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला पढ़ लो बस आगे। राय वामपंथी आंदोलन, वामपंथी जानते हो जिनको लेफ्टिस्ट बोलते हैं ना, कई बार सुनते हो, लेफ्टिस्ट ऐसा चाहते हैं, लेफ्टिस्ट ये कर रहे हैं, सुना होगा ना, लेफ्टिस्ट यही लोग हैं। नहीं सुना? तुम इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, थोड़ा सा सुना करो। अखबार में भी आता है वामपंथी विचारधारा। कम्युनिस्ट जितने लोग हैं ना, इनको वामपंथी, और जो लोग सरकार से, आम जनता से थोड़ी सी अलग, बराबरी, समाजवाद टाइप की विचारधारा जिनकी, इनको लेफ्टिस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। चलो नेक्स्ट देखें। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस के क्या हर साल अधिवेशन होते थे, ये फैजपुर वाला किस सन में हुआ था? अधिवेशन ना कई कई दिन, कई कई हफ्ते चलते थे, तो इसलिए ध्यान से सुनना। ये हुआ था दिसंबर के एंड में 1936 में। इसीलिए बहुत सारी किताबें 1937 भी लिखती हैं, क्योंकि अधिवेशन कई बार ऐसा होता था 10 दिन चल गए। 27 को शुरू किया दिसंबर में, 10 दिन चल गया, तो क्या आ गया? जनवरी आ गया ना। इसलिए आप देखना 37 भी लिखते हैं। 1936 को अगर हम माने जिस दिन स्टार्ट हुआ, फैजपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहली बार गांव में अधिवेशन था। अधिवेशन शहरों में रखे जाते थे क्योंकि कनेक्टिविटी शहरों में थी, बसों की, रेल की, भाई पूरे देश से लोग आते थे, तो इसलिए गांव में नहीं रखते थे। पहली बार गांव में कहाँ किया? ये फैजपुर में। ये फैजपुर कहाँ है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में, लिख लो यहां। तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर, फैजपुर के ऊपर लिखो जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत अधिवेशन हुए हैं, इसका क्या कारण है? आपकी पहली राजधानी भी तो कलकत्ता थी और दिल्ली थी, वहां क्यों नहीं हुए अधिवेशन? हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए। महाराष्ट्र में क्यों हुए ज्यादा? सबसे बड़ा जो गढ़ था ना, गुजरात और बंबई ही तो था। गोखले का नाम भूल गए? गोखले हुए, या इस तरफ जितने लोग थे एक्टिव, और उस टाइम का बंबई मतलब आज का क्या क्या था इसमें? आज का पूरा गुजरात और पूरा महाराष्ट्र। आज भी आपकी सबसे बड़ी आबादी जो बस्ती है वो बंबई में है ना। बंबई कितना बड़ा शहर, कितना बड़ा इलाका, तो क्या उस टाइम आबादी ज्यादा नहीं रही होगी? इसलिए यहाँ अधिवेशन ज्यादा होते थे। फैजपुर के पास जल्दी से जलगांव महाराष्ट्र। आगे टिक करना। 1936 को अधिवेशन संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अब 36-37 का लॉजिक समझ में आ गया? दिसंबर के एंड में स्टार्ट हुआ था और एक हफ्ते 1.5 हफ्ते चला, इसलिए 37 भी लिख देते हैं। आगे पढ़ो। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग, पढ़ लो बस इसको, करते हुए एक कानून का ढांचा नेहरू रिपोर्ट। क्या किसी को पता है नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? अब जल्दी से एक बार सुन लो सभी लोग। एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन, जिसका पूरे भारत ने विरोध किया। और गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, काले झंडे, यही ना। हमारे एक लीडर की तो मौत भी हो गई थी, लाला लाजपत राय। इस कमीशन का जब हमने इतने प्रखर विरोध किया तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अगर तुम इसकी बात नहीं मानते, मान लिया, अपनी लायकियत दिखाओ और अपनी पर्सनल, अपने देश की रिपोर्ट बना के हमें भी दिखाओ कि तुम कितने लायक हो। तो उस रिपोर्ट को बनाने के चक्कर में हमारे यहाँ कौन सी रिपोर्ट बनाई गई? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि हमारी कमजोरी है, हमें यूनिटी नहीं है, और इसलिए शायद उन्होंने हमें चैलेंज किया। और जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई, एक सबका कॉमन अधिवेशन रखा गया दिल्ली में।
तो इस रिपोर्ट में इतनी चिकचिकबाजी हुई, मान लो हम ही है रिपोर्ट पेश करने में, वो कोई किसी की सुने ही ना। इस रिपोर्ट में सिर्फ कांग्रेस नहीं आई, मुस्लिम लीग भी आई, देसी रियासतें भी, सब लोग। उस टाइम पे देसी रियासतें मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव, अभी संविधान सभा नहीं, पुरानी बात कर रही हूँ, ये सब लोग मना कर गए कि ये कैसी बकवास रिपोर्ट बनाई है। अब इनका ऐसा कहने से कौन खुश हुए? अंग्रेज, कि देख लिया अपनी लायक है, तुम्हारी औकात तो अपने देश को एक करने की नहीं है और तुम हमें कह रहे हो कि कमीशन को वापस भेज दो। ये साइमन कमीशन के विरोध में थी, सबने इसका बायकॉट किया, लेकिन कांग्रेस ने क्योंकि बनाई है तो कांग्रेस ने कहा भाई इसमें जो लिखा है मान जाओ, नहीं तो फिर हम 1 साल बाद देखना क्या करेंगे। इन्होंने कहा 1 साल के अंदर अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं सुनते इनकी बात, क्या कर लेंगे? तो फिर हमने कहा 1 साल बाद फिर हम बड़ा स्टेप लेंगे, और वो बड़ा स्टेप आया 1929 में, किस शब्द के रूप में? हाँ, अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहिए। यहाँ तो हम तुम्हारे उपनिवेश बनने को तैयार थे, तुम ही हमारे हेड रहते, लेकिन अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। चलो इस पॉइंट को कल पढ़ेंगे।